नेक्स्ट हम लोग आते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, टॉपिक डालो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर देखे हो? हाँ सर। हम्म, कहाँ पे देखे हो? फिजिक्स लैब में ही देखा था। अच्छा, काम क्या है गैल्वेनोमीटर का? करंट मेजर करता है सर। वो ब्लैक कलर का जिसमें एक रेड और ब्लैक वो होता है, वही होता है ना? ब्लैक है। मतलब ब्लैक और रेड कलर के दो ऐसे राउंड स्विचेस होते हैं और उसमें स्विच स्केल। नहीं, वो टर्मिनल्स होता है जिस पे आप वायर को कनेक्ट करते हो। ओके। जैसे जितना भी करंट मेजर करना है ना, जिस वायर में करंट मेजर करना है उस वायर को का हाँ, दोनों वो छोर कनेक्ट। सिलेंड्रिकल होता है ना, वो रेड हम्म और ब्लैक। हम्म। अब रेड और ब्लैक जो है वोल्टमीटर का भी उसी टाइप का होता है। ठीक है, मीटर का भी उसी टाइप का होता है। ठीक है, तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इसका काम क्या है? ये डिटेक्ट और मेजर करता है स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, है ना। स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। ठीक है, तो इसका देखो अंदर का स्ट्रक्चर मैं दिखाता हूँ। बाहर से देखो कैसा दिखता है। लेट मी अपलोड वन पिक्चर। सर ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो था वही है क्या? हाँ, वहाँ हम लोग कन्वर्जन सीखे थे ना। हाँ। और गैल्वेनोमीटर के बारे में भी उस पे भी कुछ कुछ क्वेश्चन कराया था मैंने। हाँ। तो वही है और कुछ अलग नहीं। देखो ऐसा दिखता है। और सीधा भी रह सकता है, मतलब ये जो उठा हुआ है ना, हो सकता है कि पूरा पैरेलल हो। कोई जरूरी नहीं कोई सही रहेगा। सीधा वाला भी देखते हैं। सीधा वाला भी इधर फिगर नहीं दिया हुआ है गूगल में, बट वो स्ट्रेट भी हो सकता है, पैरेलल दोनों, मतलब स्लैब जैसा। ठीक है, ये उठा हुआ है। तो ये है तुम्हारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। जो भी इसमें करंट आपको मेजर करना है, आप एक छोर ये है, ये माइनस वाला छोर है, एंड ये प्लस वाला छोर है। ठीक है, ये प्लस वाला है, नहीं ये माइनस वाला है। दोनों पे आप मतलब कनेक्ट कर दीजिए और आराम से करंट आपका मेजर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका वर्किंग प्रिंसिपल हम लोग देखते हैं थोड़ा। अंदर का क्या है, इसका कैसे बना होता है। देखिए अंदर में ये कुछ ऐसा होता है। ठीक है, क्या करना है, जो भी करंट आपको मेजर करना है, एक ये टर्मिनल है, एक छोर इसमें डालिए, ये दूसरा टर्मिनल है, जोड़ दीजिए। अब ये देखो सॉफ्ट आयरन कोर है ये वाला,
सिलिंड्रिकल टाइप का दिख रहा है ना ये हाँ ये मतलब सिल्वर टाइप का, ये सॉफ्ट आयरन कोर है। उसी के ऊपर ये वाला देखो एल्युमिनियम टाइप का कॉइल दिख रहा है आप लोगों को, वो इंसुलेटेड कॉइल है, जो ऐसे 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 है ना, हाँ सर्कुट टाइप का दिख रहा है। हाँ ये ये है ना, ये एक दूसरे पे ओवरलैपिंग है, लपेटा हुआ कॉइल है तुम्हारा, ठीक है। यानी ये जो राउंडिंग वाला दिख रहा है, ये राउंडिंग, ये स्प्रिंग है। करता क्या है, देखो यहाँ पे क्या है कि करंट हम लोग इसमें डाले, तो करंट डाले एंड ये वाला तुम्हारा मैग्नेट है ना, इसमें हाँ कोई भी नॉर्थ पोल होगा, ये नॉर्थ पोल होगा या साउथ पोल होगा, तो मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया है। और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब आप कॉइल प्लेस्ड करते हो तो ये टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। हाँ तो ये टॉर्क एक्सपीरियंस जब करता है तो ड्यू ड्यू टू दैट टॉर्क डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन होगा, घूमेगा ना, कॉइल तो घूमेगा ना। और वो जब कॉइल घूमेगा उसी कॉइल से ये तुम्हारा निडल बांध दिया है, हाँ तो कॉइल घूमेगा तो ये वाला भी घूमेगा, इसमें भी डिफ्लेक्शन आएगा। तो हाँ जितना ज्यादा करंट पास करोगे उतना ज्यादा टॉर्क होगा। टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, एम क्रॉस बी। एम एम फर्स्ट। क्या होता है, आई इंटू ए। तो टॉर्क जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट होता है, तो जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा टॉर्क, जितना ज्यादा टॉर्क उतना ज्यादा घूमेगा तुम्हारा नीडल, ठीक है। अब ये जो देखो स्प्रिंग जो है, ये वाला जो राउंड 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 स्प्रिंग है, वो स्प्रिंग का क्या काम है, वो स्प्रिंग का ये काम है कि जब आप टॉर्क डेवलप किए ड्यू टू करंट, तो नीडल में डिफ्लेक्शन आया। हाँ लेकिन जैसे ही करंट को आप रिमूव कर दिए, तो क्या नीडल वहीं का वहीं रह गया, नीडल तो बैक टू द इनिशियल पोजीशन आ गया। हाँ तो वो इनिशियल पोजीशन में ला कौन रहा है, स्प्रिंग है। स्प्रिंग। और स्प्रिंग में एक्चुअली हो क्या रहा है कि स्प्रिंग जैसे ही आप करंट फ्लो करते हो, तो करंट फ्लो करने से कॉइल रोटेट करता है, और कॉइल का रोटेट करने से ये जो स्प्रिंग में है, स्प्रिंग में एक रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप हो जाता हाँ है ना। अब जो है ना। मतलब जितने अमाउंट का टॉर्क डेवलप ड्यू टू करंट होता है, सेम अमाउंट का करंट जो है, सेम अमाउंट का टॉर्क जो है स्प्रिंग में भी डेवलप हो जाता है। और स्प्रिंग में जब वो टॉर्क डेवलप होता है, तो वो टॉर्क कब यूज होता है, जब आप करंट को रिमूव करते हो, तो वो टॉर्क जो है नीडल को दो इनिशियल पोजीशन में लाने का काम में आता है, ठीक है। हाँ तो इसका ये है वर्किंग प्रिंसिपल एक्चुअली में। आप देखो जैसे ये मैं लिया, ये लिया, ठीक है। अब मैं इसमें एक्सटर्नल फोर्स लगा के, दैट इज करंट लगा के इसको ऐसे से घुमा दूं, ऐसे ऐसे घुमा दूं। तो हाँ ऐसे से जब मैं घुमा रहा हूं, तो ये जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग में टॉर्क डेवलप हो रहा है, रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप हो रहा है, देखो देखो हाँ ये मुड़ रहा है ना, ये तो मुड़ रहा है ना। अब जैसे ही मैं इसको छोड़ दूं, एक्सटर्नल फोर्स लगाना छोड़ दूं, देखो, तो ये जो रोटेट हुआ है, अपोजिट डायरेक्शन में जो रोटेट हुआ, किसके कारण रोटेट हुआ है, क्योंकि ये किस स्प्रिंग में पर। रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप हुआ तभी ना हुआ है। मैंने तो इसको नहीं रोटेट किया उल्टा डायरेक्शन में, मैं तो इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा था मैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करके अब मैंने छोड़ दिया, तो देखा गया अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपने आप रोटेशन आया है। वो रोटेशन तो मैंने नहीं किया, ना हाँ किसी और ने किया, वो तो जो इसमें रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप हो उसके कारण हुआ है। तो सेम यहाँ पे भी हो रहा है कि जब आप करंट प्रोवाइड करते हो तो टॉर्क डेवलप हुआ, और यही टॉर्क जो है स्प्रिंग में रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप करता है। और जब आप करंट को रिमूव कर दो, दैट इज एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव कर दो, तो वही रीस्टोरिंग टॉर्क नीडल को इनिशियल पोजीशन में लेके आता है, ठीक है। और जितना अमाउंट का टॉर्क ड्यू टू करंट डेवलप होता है, सेम अमाउंट का करंट जो है स्प्रिंग, सेम अमाउंट का टॉर्क स्प्रिंग में भी डेवलप होता है। तभी तो वो जहां से डिफ्लेक्ट होता है वहीं आता है। ऐसा थोड़ी है ना कि जीरो पे रहता है तो जीरो पे ही आता है ना। ऐसे हाँ थोड़ी है कि जीरो, आपने इनिशियल पोजीशन में जीरो पे था, करंट प्रोड्यूस किया तो 5 एम्पियर शो किया, और करंट को हटा दिया तो 1 एम्पियर में आ गया, ऐसा है क्या, फिर तो जीरो में ही आता है ना। हाँ ठीक, चलो इसके फिर अंदर का थोड़ा सा डिटेल हम लोग देख लेते हैं।
लिख लीजिए इसमें वर्किंग प्रिंसिपल। क्या बोलता है? वी चूज a coil having many turns, having many turns, placed in a strong, placed in a strong magnetic field, magnetic, placed in a strong magnetic field. When current to be measured is sent to the coil which rotates the coil we use a pointer and scale to obtain this rotation slash deflection। ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट।
ठीक, देखिए इधर नॉर्थ पोल है, जो इसका ये वाला ढांचा है ना वही दिखा रहा है। इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है। वो तुम्हारा पॉइंटर हो गया। चलिए, ये है तुम्हारा टॉर्शनल वायर, इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अगर इसका टॉप व्यू अगर आप देखोगे, इसका अगर टॉप व्यू देखोगे तो ऐसा दिखेगा आपको। ऐसा, इधर नॉर्थ पोल रहेगा, इधर साउथ पोल रहेगा। टॉप व्यू तुम्हारा इसी टाइप का दिखेगा। इसमें अपना कॉइल क्या है, इसे लपेटा हुआ है। ठीक है, देखो ये हुआ तुम्हारा टॉर्शनल वायर हुआ, वही टॉर्शनल वायर जिसमें आप रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होता है, ठीक है। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सोचने वाली ये बात है कि जो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किए हैं वो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल हम लोगों ने ऐसा ऐसा भी तो लगा सकते थे, ऐसा क्यों नहीं लगाया? इधर नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऐसा चलता, ऐसा चलता अपना, ठीक है। तो ऐसा क्यों नहीं किया हम लोग? क्योंकि ऐसा इसलिए नहीं किए
हम लोग को रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे चाहिए ताकि जो टॉर्क डेवलप हो कॉइल में वो मैक्सिमम डेवलप हो। मतलब जितना करंट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जितना करंट हम उसको दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग कॉइल तुम्हारा घूमे। तो जितना करंट आप दे रहे हो उसके हिसाब से मैक्सिमम डिफ्लेक्शन तो तभी होगा ना जब टॉर्क मैक्सिमम होगा, हाँ। है ना? तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा, एम क्रॉस बी। हाँ। टॉर्क इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं एम क्रॉस बी। बी। ठीक है, दैट इज इक्वल टू एम इंटू बी इंटू साइन थीटा, साइन थीटा। है ना? तो एम की वैल्यू क्या लिखोगे, आई एन ए लिख देते हैं, बी साइन थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो टॉर्क को अगर मैक्सिमम बनाना है तो हम लोग को साइन थीटा को तो मैक्सिमम बनाना होगा, हाँ। है ना? टॉर्क मैक्सिमम, टॉर्क इज मैक्सिमम व्हेन साइन थीटा इज मैक्सिमम, दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू 1, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब ये पॉसिबल कैसे है? अगर आप स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड रखते हो एंड इसमें कॉइल आप प्लेस कर दीजिए, मान लो कॉइल आप ऐसा प्लेस करोगे, ऐसा ही कॉइल आप प्लेस करोगे, इसको चारों तरफ से रोटेट करो, स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड है, रोटेट कर रहे हैं, हर पोजीशन पे एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर डिफरेंट डिफरेंट है, नहीं होगा? आप सोचो ना, आप मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट से राइट आप प्लेस कर रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट से राइट प्लेस कर रहे हो, कॉइल को ऐसे रखे हो, मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट से राइट चल रहा है, हाँ। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये है, अब इसको रोटेट करो, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन अभी अलग हो गया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल अलग हो गया, हाँ। ये अलग हो गया, अभी अलग हो गया। तो हर पोजीशन पे क्या है, एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड इज डिफरेंट डिफरेंट। तो इसीलिए ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है, वहां से आपको टॉर्क मैक्सिमम नहीं मिलेगा। तो सर्कुलर। तो सर्कुलर करने से क्या होगा वो देखो। आखिर ऐसा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के पीछे का रीजन क्या है, आप देखो। जब आप ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हो तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर से किधर चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ठीक है? हाँ। तो हर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे। अब ये वाला देखिए, सॉफ्ट आयरन कोर जो है, सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर तुम्हारा क्या है, कॉइल लपेटा हुआ है। सॉफ्ट आयरन कोर का क्या काम होता है कि मैग्नेटिक फील्ड को और स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है? एंड दूसरा सॉफ्ट आयरन कोर का ये काम है कि ये इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड पास होगा, यही वाला सिर्फ पास होगा, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड पास होगा। ये जो अदर डायरेक्शन वाला मैग्नेटिक फील्ड है उसको पास नहीं होने देगा वो। सॉफ्ट आयरन कोर का काम वही है यहाँ पे, ठीक है? तो जब कॉइल से
सिर्फ ये डायरेक्शन वाला मैग्नेटिक फील्ड अगर पास कर रहा है तो इसमें एरिया वेक्टर देखो ऊपर है, दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। हाँ। अगर ये कॉइल का रोटेशन ऐसे भी हो जाए, कॉइल अगर ऐसे रोटेट कर जाए, कॉइल अगर ऐसे रोटेट करके ऐसे आ जाए, तो अभी अभी ये वाला मैग्नेटिक फील्ड उससे पास करेगा, इस डायरेक्शन वाला मैग्नेटिक फील्ड पास करेगा। अब ये वाला जो पास हो रहा था पहले वो पास नहीं होगा। अभी भी देखो आप, एरिया वेक्टर और उसके बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। 90। तो थीटा को 90 बनाने के लिए, टॉर्क को मैक्सिमम बनाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का यूज किया है। ठीक है, हाँ। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का वही काम है कि टॉर्क को मैक्सिमम बनाना है ताकि हमारा मेजरमेंट एक्यूरेट हो। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो गई। यू कैन गेट एंगल बिटवीन area vector and magnetic field as 90 degree using radial magnetic field। ठीक है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। अब ऐसा करने से क्या होगा, मेजरमेंट एक्यूरेट होगा। तो एक पॉइंट और करके यहाँ एक पे लिख लो, वी यूज अ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर to make its torque independent of angle between नहीं, ऐसे नहीं, वी यूज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड एमसीजी टू मेक टॉर्क मैक्सिमम सो दैट टॉर्क जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, है ना, ताकि टॉर्क क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट हो जाए, है ना। नेक्स्ट है कि हम लोग सॉफ्ट आयरन कोर का यूज क्यों करते हैं। सॉफ्ट आयरन कोर का यूज हम लोग इसीलिए करते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, एंड दूसरा कि कॉइल को स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर ही तो कॉइल को लपेटा गया है ना, तो कॉइल को स्टेबिलिटी भी देता है। सॉफ्ट आयरन कोर, इट इंक्रीजेस मैग्नेटिक फील्ड strength and provides supports to the coil, कॉइल को सपोर्ट्स प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे हम लोग को टॉर्क का क्या वैल्यू मिला है, टॉर्क का वैल्यू यहाँ से, यहाँ पे एक पॉइंट और लिख लो, टॉर्क इज इक्वल टू आई एन, फर्स्ट पॉइंट ले लीजिएगा, टॉर्क इज इक्वल टू आई एन ए बी, यहाँ पे एक पॉइंट लिख लीजिएगा। ठीक है, लिख लीजिए।
वो कैसे? ठीक। अब देखो, ये घुमा है जो, तो इसके कारण रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप हो गया है तुम्हारा, है ना? हाँ। एज coil rotates due to torque by current, a restoring torque develop in torsional wire, torsional wire, है ना? एंड इस रीस्टोरिंग टॉर्क का जो वैल्यू होगा, टॉर्क रीस्टोरिंग की जो वैल्यू होगी, दैट विल इज इक्वल टू सी इंटू थीटा। थीटा क्या है? एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, है ना? एंड सी क्या है? टॉर्सनल कांस्टेंट। जो भी मटेरियल का टॉर्सनल वायर यूज किया गया है, जो टॉर्सनल वायर जिस भी मटेरियल का यूज किया गया है, उसका टॉर्सनल कांस्टेंट। अलग अलग मटेरियल का अलग अलग टॉर्सनल कांस्टेंट होता है, ठीक है? तो सी जो हो गया तुम्हारा टॉर्सनल कांस्टेंट हुआ। टॉर्सनल कांस्टेंट। थीटा क्या हुआ तुम्हारा? एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। चलिए, तो ये टॉर्क जो है, इसको सेकंड नंबर ले लो। टॉर्क ड्यू टू करंट, इसी से काउंटर बैलेंस किया जाएगा। दोनों क्या इक्वली है? टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज काउंटर बैलेंस्ड बाय रीस्टोरिंग टॉर्क। ठीक है, एन ए आई बी। तो सी थीटा इज इक्वल टू एन ए आई बी, ठीक है? तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई? डिफ्लेक्शन की वैल्यू, या फिर आई की वैल्यू क्या हो गई? आई की वैल्यू हो गई सी थीटा बाई एन आई एन ए बी, ठीक है? नेक्स्ट आ जाओ तुम्हारा करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी क्या होता है? डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, है ना? थीटा बाय आई। हम्म। थीटा बाई आई की वैल्यू हो गई एन ए बी बाई सी।
नेक्स्ट आ जाओ वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। आई इज इक्वल टू क्या होता है, वी बाई आर होता है ना। हाँ। है ना, नोट डाउन कर लो। वो कैसे? नेक्स्ट एक नोट डाउन करो, एनसीईआरटी में ये मेंशन है आपका। अगर नंबर ऑफ टर्न को डबल कर दिया जाए तो करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी में क्या डिफरेंसेस आएगा? क्या करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगा, घटेगा, कांस्टेंट रहेगा, या फिर वोल्टेज सेंसिटिविटी में क्या फर्क आने वाला है अगर नंबर ऑफ टर्न को डबल कर दिया जाए तो, है ना। इफ नंबर ऑफ टर्न्स इन बिकम डबल, डबल, ठीक है। तो करंट सेंसिटिविटी क्या होता है, एन ए बी बाई सी। तो एन को अगर 2n कर दिया जाए तो करंट सेंसिटिविटी क्या हो जाएगा, 2 इंटू एस हो जाएगा, हाँ। दुगना हो जाएगा ना। हाँ। तो करंट सेंसिटिविटी क्या हो जाएगा, तब। डबल। अब वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू क्या होता है, एन ए बी बाई सी आर, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न को अगर आप बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस भी तो बढ़ेगा, क्योंकि एल भी तुम्हारा 2L हो जाएगा। आर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्ट लेंथ होता है। हाँ। तो आर की वैल्यू 2R हो जाएगा। हाँ। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या हो जाएगा, अब देखो 2N ए ए बी डिवाइडेड बाई बी इंटू 2R, देखो 2 उड़ गया। तो सी। वोल्टेज सेंसिटिविटी में क्या होगा, एन ए बाई सी आर। वोल्टेज सेंसिटिविटी तो कुछ नहीं है। लिख लीजिए। वो कैसा? लिखो।
ये चैप्टर खत्म हो चुका है, ठीक है। मूविंग कॉइल आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और मैटर में मैं कुछ बेसिक से चीज़ें पढ़ा दूंगा कल, ठीक है। कल ट्राई करते हैं 2 घंटे की क्लास लेने की आपकी। कल ही मैं ख़त्म कर दूंगा उसको, उसके बाद ईएमआई चालू करेंगे। नहीं हुआ? एक मिनट। करंट सेंसिटिविटी का रेशियो 5/7 आया और वोल्टेज सेंसिटिविटी का 1। 5/7 की 7/5? M2 M1/M2 M2 एंड M1, M M2 अपन M1 का रेशियो बताना है। दैट M2 इज करंट सेंसिटिविटी 2 बाय करंट सेंसिटिविटी 1, फिर 7/5 और वोल्टेज सेंसिटिविटी 1 1/1। ठीक है। बता दो न्यूमेरिकल और कर लो, तो एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है।
हो रहा है। गॉस को टेस्ला में कन्वर्ट किए हो? हाँ। ठीक है, बाकी तो फिर कैलकुलेशन ही है ना इसमें। हाँ। आपको सी थीटा इज इक्वल टू क्या सीखे थे, एन ए आई बी। तो टॉर्शनल कांस्टेंट चाहिए ना हम लोग को। सी। तो एन ए आई बी डिवाइडेड बाई थीटा। एन की वैल्यू कितनी है, 60। 60। ए की वैल्यू कितनी है, 5 × 10⁻⁴। आई का वैल्यू कितना है, 0.2 × 10⁻³3। एंड एन ए डाल दिया ना। बी। आई बी की वैल्यू हो जाएगा 90 × 10⁻⁴ टेस्ला हाँ। अपॉन π/10। अपॉन 18। डिग्री में ला सकते हैं। हाँ ठीक है, फिर रेडियन में आंसर आएगा, और क्या, कोई दिक्कत नहीं। ओके। तो अप्रोक्सीमेटली इसका जो आंसर है, 3 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर। एक्चुअली डिग्री में ही आंसर दिया हुआ है, डिग्री इनवर्स। ठीक है, ये टॉर्सनल कांस्टेंट का वैल्यू मेजर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चाहिए। हो गया सर। तो सॉल्व करिए।
बता दूं क्या? 3/4 के फैक्टर से डिक्रीज होगा। जीरो 3/4 जीरो 0.75। 0.75 से डिक्रीज होगा। नहीं, 25% से डिक्रीज होगा। करेक्ट। 25% से डिक्रीज होगा। देखो करंट सेंसिटिविटी क्या होता है तुम्हारा? थीटा अपॉन आई। बाय आई। हाँ। ठीक है, और वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है तुम्हारा? थीटा बाई वी। वी इज इक्वल टू क्या होता है? आई इंटू आर। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी हम लोग क्या लिख सकते हैं? करंट सेंसिटिविटी बाई आर। हाँ। है ना? तो क्या लिखा है कि करंट सेंसिटिविटी क्या है? 50% से इंक्रीज करता है ना? बाय इंक्रीजिंग इट्स रेजिस्टेंस। ठीक है। चलिए। तो करंट सेंसिटिविटी को 50% से अगर आप इंक्रीज करते हो तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? न्यू करंट सेंसिटिविटी, वन इनिशियल बाय करंट फोर। सेंसिटिविटी प्लस 50/100 into CS। दैट विल बी इक्वल टू 3/2 हाँ, 3/2। इंटू सी एस। ये न्यू करंट सेंसिटिविटी आया। न्यू वोल्टेज सेंसिटिविटी कितना हो जाएगा देखो? न्यू करंट सेंसिटिविटी अपॉन न्यू रेडियस। 3/2 इंटू सी एच डिवाइडेड बाई, ये 2R होगा ना, रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज करी है ना। हाँ। देखो ये 3/2, 3/4 सी एस इंटू आर। ये क्या हुआ? 3/4 इंटू वी एस हो गया ना, पुराना वाला। हाँ। तो नया जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है वो कितना हो गया? ये हो गया तुम्हारा 3/4। 3/4, दैट इज 0.75 इंटू वी एस। मतलब डिक्रीज किया वोल्टेज सेंसिटिविटी। हाँ। 75% बचा है। तो न्यू वोल्टेज सेंसिटिविटी बिकम 75% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, है ना? दैट इज इट डिक्रीजेस बाय 25%। 25%। ठीक। तो आज के लिए इतना ही करते हैं हम लोग। कल हम लोग मूविंग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में कुछ कुछ टॉपिक आपको जो इम्पोर्टेंट है पढ़ा देंगे, जो आपका जेई मेंस और एडवांस से रिलेटेड है। उसमें बहुत सारा टॉपिक जो है बोर्ड्स में है, लेकिन एडवांस और मेंस से हटा दिया गया है। तो वो आप बोर्ड्स के लिए पढ़ लीजिएगा खुद से, मैं बता दूंगा क्या क्या है।